टॉपिक का नाम क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। पढ़ना शुरू करते हैं ना। ऑल द लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो एक सर्टेन पीएच रेंज में ही सही से काम कर सकते हैं। अगर उससे कम पीएच होगी या उससे ज़्यादा पीएच होगी, मतलब ज़्यादा एसिडिक होगा या ज़्यादा बेसिक होगा, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या रेंज होती है? रेंज क्या है? जो नॉर्मल रेंज है हमारे सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, वो क्या है? 7 to 7.8। अब जो वैल्यूज एनसीईआरटी में गिवन है, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपको याद रखना है। ओके, फिर यहाँ पर एक और पीएच वैल्यू की बात हुई 5.6। वो कह रहे हैं अगर जो रेन आ रही है उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए, इससे कम हो जाए 5.6, दिस एग्जैक्ट वैल्यू इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, तो हमें याद भी रखना है ना। तो अगर पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो हम उस रेन को नॉर्मल रेन कंसीडर ना करके क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एसिड रेन का कॉन्सेप्ट किसी ने सुना हुआ है? एसिड रेन हम कब बोलेंगे? नॉर्मल रेन में कब नहीं बोलेंगे? जब उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? लेस देन 5.6। ये वैल्यू याद रखनी है, पेपर में एमसीक्यू में असम्पशन रीजन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। ओके, तो जब पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए वाटर की, तो हम उस रेन को नॉर्मल रेन ना बोलकर क्या बोलेंगे? एसिड रेन। क्या एसिड रेन हमारे लिए हार्मफुल है? क्या वो हमारी स्किन को बर्न आउट कर सकती है? क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है? वही एसिड रेन अल्टीमेटली कहाँ चली जाती है? ओशियंस में, सीज में, है ना, रिवर्स में चली जाती है। वहाँ की पीएच वैल्यू भी कम करती है। वहाँ जब पानी में मिक्स होती है तो वो पानी भी कैसा होता है? एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से जो वहाँ के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम आती है, वो भी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते, उनके लिए भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है एसिड रेन की वजह से। तो एसिड रेन के बहुत सारे नुकसान हैं। क्लियर हो रही है सभी को ये बात? कोई दिक्कत इसमें? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट गीत आप रीड करो। एक येलो बॉक्स है, उसको रीड करना। क्या कह रहे हैं? एक प्लेनेट है, क्या नाम है प्लेनेट का? उस पर बहुत सारा एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। और वो पूछ रहे हैं क्या ऐसे प्लेनेट पर लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल है? क्योंकि लाइफ सर्वाइवल के लिए प्लांट्स और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके लिए पीएच वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी? 7 to 7.8। अब एक ऐसा प्लेनेट जिस पर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है तो उस पर तो पीएच वैल्यू बहुत कम होगी, तो पीएच वैल्यू कम होगी तो वहाँ पर लाइफ का पॉसिबल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, बैठ जाओ। इसके अलावा वीनस के बारे में कोई स्पेशल चीज़? हॉटेस्ट प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सोलर सिस्टम का क्या बोलते हैं इसको? हॉटेस्ट प्लेनेट। किस किसने सुनी है ये बात? वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट प्लेनेट? जबकि पास में तो सबसे मरकरी है। पास में कौन होता है? सन के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। तो मरकरी सबसे हॉटेस्ट होना चाहिए था, सबसे गर्म होना चाहिए था, बट हम किसको बोल रहे हैं? रीज़न? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा है वीनस प्लेनेट पे। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है, वो हीट को ट्रैप कर लेती है, हीट को बाहर नहीं जाने देती। अर्थ पर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है, इतनी ट्रैपिंग ऑफ हीट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। सुना है ना आपने ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम? वैसे तो नॉर्मल अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम परसेंटेज में है, लेकिन जैसे जैसे हमारे व्हीकल्स में से धुआं निकलता है, जैसे जैसे हमारी फैक्ट्रीज में से निकलता है, हम बर्निंग ऑफ कोल करते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल करते हैं, दे मोस्टली कंटेन कार्बन। कार्बन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग करती है, हीट को ट्रैप कर लेती है। क्या होती है? हीट को ट्रैप। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम है, तब जाकर इतनी हीट ट्रैप होती है और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। वीनस के एटमॉस्फेयर में अराउंड 98% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कितना ज़्यादा हीट ट्रैप करती होगी, इसी वजह से वो हॉटेस्ट प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि वो सन से आने वाली सारी हीट को क्या कर देती है? ऑलमोस्ट ट्रैप करके रखती है अपने पास। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट प्लेनेट। क्लियर? पढ़े आगे। पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो मोस्टली प्लांट्स होते हैं उनको किस तरह का पीएच वैल्यू चाहिए? न्यूट्रल। अपनी ग्रोथ के लिए किस तरह का पीएच वैल्यू चाहिए होता है? बेसिकली इन्होंने इस एक्टिविटी में कुछ प्लांट्स लिए, कुछ सॉइल अलग अलग टाइप के लिए उनकी पीएच वैल्यू देखी, फिर धीरे धीरे समझ आया कि प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादातर उस तरह की पीएच वैल्यू में इम्प्रूव करते हैं जो कि न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल के लिए पीएच वैल्यू लगभग कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। तो अगर आपकी सॉइल ज़्यादा एसिडिक आ रही है, फार्मर्स क्या करते हैं, जो एजुकेटेड फार्मर्स होते हैं वो सबसे पहले अपनी सॉइल की पीएच वैल्यू चेक करते हैं। बिफोर एनीथिंग वो क्या करते हैं? सबसे पहले पीएच वैल्यू चेक करेंगे। अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 आ रही होगी, दैट मीन्स उनकी सॉइल कैसी है? तो वो कुछ बेसिक सब्सटेंस डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, अगर उनकी पीएच वैल्यू लेस ग्रेटर देन 7 आ रही है तो इसका मतलब उनकी सॉइल का नेचर कैसा है?
तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो कोई वीक एसिड डालेंगे, माइल्ड एसिड डालेंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके। अल्टीमेटली उसकी जब सॉइल न्यूट्रल हो जाएगी ना तभी वो अपनी खेती करनी शुरू करेगा, तभी उसमें वो सीड्स वगैरह लगाएगा ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो पीएच वैल्यू का एक बहुत बड़ा रोल होता है फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं किसमें, न्यूट्रल में। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको एसिडिक फील्ड चाहिए होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बेसिक भी चाहिए होगी, लेकिन नॉर्मली कैसे होते हैं, जिनको एसिडिक चाहिए होगी फिर फार्मर उनको एसिडिक बनाएगा साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके, जिनको बेसिक चाहिए होगी फिर फार्मर अपनी फील्ड को बेसिक बनाएगा साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके। तो उसमें भी पीएच वैल्यू का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। माय क्लियर टिल नाउ? पढ़ा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? सुना सुना सा लग रहा है। देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक में ग्लैंड्स होते हैं, कौन से, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करते हैं जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड आता है दैट इज HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट कई बार ओवर ईटिंग की वजह से या बिल्कुल खाना ना खाने की वजह से भी एसिड जो है वो एक्स्ट्रा रिलीज हो जाता है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में। तो हमारे स्टमक में अगर एक्स्ट्रा एसिड रिलीज हो रहा है तो उसकी वजह से हमें पेन, इरिटेशन फील होने लगता है स्टमक में। प्रॉब्लम को बोलते हैं एसिडिटी। क्या है बीमारी का नाम? एसिडिटी। अब एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है इसके लिए लोग या तो घर पे ही बेकिंग सोडा खा लेते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो घर पर बेसिक नेचर की होती है वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं। सुना होगा आपने घर पे कि इसको एसिडिटी हो रही है, इसको कुछ बेकिंग सोडा जैसा कुछ दे दो ताकि इसको रिलीफ मिल जाए। तो बेकिंग सोडा भी बेसिकली बेसिक नेचर का होता है, इसलिए बोल देते हैं कि बेकिंग सोडा खा लो। अदरवाइज जो प्रॉपर मेडिसिन लेते हो दैट मेडिसिन जनरली कंटेन व्हाट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है इसमें? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और कैसा बेस है ये? व्हेन यू कंज्यूम इट, जब आप इसको खाते हैं तो ये आपके स्टमक में जाता है, उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। वो जो एक्स्ट्रा एसिड जिसकी वजह से पेन हो रहा था, जिसकी वजह से इरिटेशन हो रही थी, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपको आराम मिल जाता है। इसलिए इसको एंटी एसिड भी होते हैं, क्योंकि एसिड का उल्टा कर रहा है ना, बिल्कुल उससे फाइट कर रहा है एक तरह से। तो एंटी एसिड के तौर पे काम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर टिल नाउ? सभी को क्लियर है? तो हमारे स्टमक में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच वैल्यू का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 ज़्यादा जाने लगेगी, एसिड ज़्यादा बनने लगेगा तो हमारे स्टमक में पेन, इरिटेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम का नाम एसिडिटी। एसिडिटी चलो 1-2 बार हो रही है ठीक है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बार बार लगातार हो रही है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फर्दर क्रिएट करती है। अल्सर्स क्रिएट कर सकती है, स्टमक में बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, क्योंकि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, वो हमारी वॉल्स को, स्टमक की वॉल्स को डिग्रेड कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो इसलिए एसिड की प्रॉब्लम से न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जनरली मेडिसिन में? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? कैल्शियम फॉस्फेट याद रखना। कैल्शियम फॉस्फेट तो याद रहेगा? चलो इतना याद रखना। जो हमारी टूथ की इनेमल होती है, वाइट कलर की जो ये लेयर होती है बाहर वाली, दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में पाए जाने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारा टूथ इनेमल, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस में आता है हमारी बॉडी में, लेकिन ये भी ख़राब होना शुरू हो जाता है कब? सुनना ध्यान से। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो सारा खाना माउथ से, ईसोफेगस से पास होकर स्टमक में, इंटेस्टाइन में चला जाता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे टीथ्स में, हमारे टूथ्स के बीच में लगे रह जाते हैं। खाने के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे टीथ्स में, टूथ्स के बीच में लगे रह जाते हैं। ओके, फिर क्या होता है कि जब हम सो जाते हैं रात को तो हमारा माउथ ऑटोमेटिकली उन सब पार्टिकल्स को क्लीन करता है। ये हमारा नेचुरल सिस्टम है बॉडी का कि उन सभी पार्टिकल्स को हटाना है। तो उसके लिए वहाँ पर कुछ हमारे माउथ में स्पेशल बैक्टीरियाज रिलीज होते हैं जिनका काम होता है उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हटाना। वो काम अपना बहुत अच्छे से करते हैं। जब हम सो जाते हैं हमारे माउथ में वो बैक्टीरिया, स्पेशल बैक्टीरियाज रिलीज होते हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत शुरू होती है तब जब वो बैक्टीरियाज अपने काम को कर रहे होते हैं, तब वो वहाँ पर नेचर बनाते हैं एसिडिक। कैसा मीडियम बनाते हैं? और धीरे धीरे वो एसिडिक मीडियम इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हमारी जो टूथ की इनेमल है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसे भी करोड करना शुरू कर देता है, उसे भी ख़राब करना शुरू कर देता है। तो हमारी जो टूथ की इनेमल होती है, वाइट कलर की लेयर, वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेचर क्या हो रहा है? एसिडिक। और किससे कम? देखो पीएच वैल्यू लिखा है 5.5 से थोड़ा बहुत एसिडिक हो रहा है तो चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे एसिड और बनता जाएगा वैसे वैसे पीएच वैल्यू कम होती चली जाएगी। पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो गई तो ये इतनी कम पीएच वैल्यू है, इसमें हमारी टूथ इनेमल जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, वो भी करोड होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसका सिंपल सा इलाज क्या है? क्या इसकी रेमेडी है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वी शुड ब्रश ट्वाइस अ डे। नर्सरी से हमें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वी शुड ब्रश ट्वाइस अ डे। तो रात को खाने के बाद हमें बोला जाता है कि हमें ब्रश करके सोना चाहिए बेसिकली। तो डेट टूथपेस्ट मेनली कंटेन बेसिक
क्या होते हैं उसमें बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जो एक तो आपके माउथ का जो pH वैल्यू है वो लो नहीं होने देते, एसिडिक नहीं बनने देते ज़्यादातर, ताकि आपकी टूथ एनेमल ख़राब ना हो। और ब्रश करने से क्या होता है वो जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आपके टीथ पर टूथ पर लगे रह गए थे वो भी हट जाते हैं, है ना। तो यही फ़ायदा मिलता है आपको ट्वाइस क्या बोलते हैं, ट्वाइस अ डे, ब्रश ट्वाइस अ डे। तो ब्रश ट्वाइस अ डे करने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हट जाते हैं, ओके, और दूसरा क्या होता है एसिडिक मीडियम नहीं बनता, कैसा मीडियम रहता है, बेसिक मीडियम रहता है, क्लियर। इसलिए आपको क्या बोला जाता है, ब्रश ट्वाइस अ डे। वो तो क्या है बचपन की बात थी, अब कौन सा याद है, अभी भी ज़रूरत है उसकी, आगे तक ज़रूरत रहेगी। हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, हमें आदत होनी चाहिए कि हमें रात को सोते टाइम ब्रश करें या फिर सेलाइन वाटर से एक बार कुल्ला तो ज़रूर करें, ताकि जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं जो लगे रह गए हैं वो सारे हट सकें, क्लियर। बढ़े आगे, यहाँ पर फिर से एक pH वैल्यू आई है, कितनी आई है, लेस देन 5.5। फिर से याद रखना पड़ेगा इसे, जो भी वैल्यूज आ रही है वो याद रखने वाली है, आप बिल्कुल ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्लियर। सेल्फ डिफेंस मतलब जान से मार, अच्छा आत्मरक्षा, ठीक है, अपने आप को बचाना, डेट इज सेल्फ डिफेंस। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ डिफेंस। कभी किसी के साथ वो मधुमक्खी ने काट लिया, किस किसने काट लिया, किसको काटा है, तुम में से भी किसी ने काटा है क्या मधुमक्खी को? मधुमक्खी का डंक किस किस को लगा, दोबारा से रेजन पे, मोर देन वन, एक से ज़्यादा बार, दो से ज़्यादा बार, 3 4 5। मधुमक्खी ये फेवरेट हो गया, मधुमक्खी काटे जा रही है बेचारे, हमारी बॉडी में खून की जगह शहद दौड़ रही है। मधुमक्खी जैसे ही काटती है एकदम से बहुत पेन होता है और बहुत इरिटेशन होती है, बहुत जलन होती है ना, और हम अपने हाथ को ऐसे झटक देते हैं। बेसिकली वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, सेल्फ डिफेंस वर्ड अभी आपने पढ़ा ना, जो खुद की आत्मरक्षा के लिए वो यूज़ करती है। तो जब कभी भी हम मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश करते हैं या कोई भी पकड़ने की कोशिश करता है, या गलती से हमारा हाथ उसके ऊपर लग जाता है या पैर उसके ऊपर लग जाता है, तो उसके लिए तो वो खतरे की बात है ना, उसके लिए क्या है, वो उसकी लाइफ डेंजर में आ गई। उसे थोड़ी ना पता है कि आप उससे पकड़ने की कोशिश जानबूझ के कर रहे हो या गलती से हाथ लग गया या गलती से पैर लग गया, उसके लिए क्या हो रहा है, उसकी लाइफ किस में आ रही है, डेंजर में। तो उस टाइम वो अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में क्या करती है, आपकी बॉडी में इंजेक्ट करती है स्टिंग की हेल्प से मीथानोइक एसिड। कौन सा एसिड, मीथानोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। मीथानोइक एसिड जैसे हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है, एकदम से वो बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करता है। क्या करता है, पेन और इरिटेशन। तो उस पेन और इरिटेशन से क्या होता है, हमारे हाथ में जैसे मान लो मैंने अपने हाथ को ऐसे कर रखा है या कुछ भी कर रखा है, तो मेरे हाथ में जैसे मधुमक्खी का डंक लगेगा, मैं अपने हाथ को ऐसे कर दूँगा, झटक दूँ। झटकने का मतलब उस मधुमक्खी को छोड़ दूंगा, है ना, वहाँ से अपने हाथ को हटा लूँगा, तो मधुमक्खी भाग जाएगी। तो मधुमक्खी का क्या था, वो सेल्फ डिफेंस। हनी बी के लिए क्या था, वो सेल्फ डिफेंस। क्योंकि मेरे हाथ पे मिथानोइक एसिड इंजेक्ट हुआ है, तो मेरे हाथ पे एकदम से बहुत तेज पेन होगा, वहाँ पर इरिटेशन होगी, तो मैं अपने हाथ को ऐसे झटक दूँगा, तो वहाँ से मधुमक्खी एस्केप आउट कर जाएगी, हनी बी एस्केप आउट कर जाएगी। तो उसके लिए क्या था, ये सेल्फ डिफेंस था। तो वहाँ पर जो मिथानोइक एसिड मेरे हाथ पर लगा है, अब वो क्या कर रहा है, पेन कर रहा है, इरिटेशन कर रहा है, चीज़ होगी उसको बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कोई बेसिक चीज़ लगानी पड़ेगी ताकि उसको क्या किया जा सके, न्यूट्रलाइज। तो घर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर के बड़े बता देते हैं, ये लगा लो, अचार लगा लो, चाबी लगा लो, बहुत सारे उससे बेसिकली वो क्या करना चाह रहे हैं, उस एसिड को क्या करना चाह रहे हैं, जब वो एसिड न्यूट्रलाइज होगा तभी आपको रिलीफ मिलेगा, ओके। और वो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन इसलिए होती है क्योंकि बाहर से कोई सब्सटेंस आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है, तो वहाँ पर अल्तमश और चिराग क्लास में तो आपकी बॉडी में बाहर से कोई सब्सटेंस अगर इंजेक्ट किया गया है, तो बाहर से आए हुए सब्सटेंस से लड़ने के लिए WBCs आएंगे। बट आर WBCs, बहुत सारे WBCs वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे उससे लड़ने के लिए, उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से जो कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ है, इसलिए वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मिथानोइक एसिड की, जिसको हम और क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो जो बी का स्ट्रिंग होता है, हनी बी का स्ट्रिंग होता है, इट कंटेन्स मिथानोइक एसिड। जैसे ही वो हमारे हाथ पे लगता है या कहीं भी लगता है, तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से हम उसको अपने हाथ को ऐसे झटक देते हैं और वो वहाँ से निकल कर चली जाती है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिज्म का सेल्फ डिफेंस का तरीका होता है। कुछ प्लांट्स भी ऐसा करते हैं, जैसे नेक्स्ट पेज पर आओ, येलो बॉक्स जो ऊपर दिख रहा है, उस येलो बॉक्स को एक बार ध्यान से पढ़ो सभी बच्चे, मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। इसके पास स्टिंगिंग हेयर होते हैं, नीडल प्लांट जो होता है, इट हैज़ स्टिंगिंग हेयर। स्टिंगिंग हेयर मतलब डंक जैसा सा होता है कुछ, जो हमारे चुभ जाता है ना, हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर सकता है किसी चीज़ को। और कौन सा एसिड होता है उसमें, मिथानोइक एसिड को और क्या बोलते हैं, मिथानोइक एसिड, ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड।
अच्छा, मिथानोइक एसिड से क्या प्रॉब्लम हो रही है? सिर्फ इरिटेशन या पेन? एक्सट्रीम पेन और इरिटेशन करता है। तो नीटल प्लांट के आसपास कभी हम चले जाएँ फॉरेस्ट में और हमें ना बताओ और उसका डंक हमें लग जाए, उसका स्टिंग हमें लग जाए, तो क्या होता है हमारी बॉडी में एकदम से मिथानोइक एसिड उस पार्ट में बनने वो छोड़ देता है। तो मिथानोइक एसिड आने की वजह से एकदम से क्या होती है वहाँ पेन और इरिटेशन। अब देखो नेचर की खूबसूरती को, नेचर का इसमें कितना बड़ा रोल है कि जहाँ नीटल प्लांट मिल रहा है उसी के आसपास एक दूसरा प्लांट मिल रहा है, डॉग प्लांट। कौन सा मिल रहा है? उसकी लीव्स का नेचर बेसिक है। तो जैसे आप उसको रब करते हो स्टंग एरिया में, तो वो क्या होता है वहाँ पर एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है तो आपको रिलीफ मिलता है। एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है तो आपको रिलीफ मिलता है। तो देखो हमारे नेचर में सब जगह एसिड्स और बेसिस का कितना ज़्यादा रोल है। कुछ चीज़ें अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर रही हैं तो वहीं उसके आसपास कुछ चीज़ें अपना बेसिक बिहेवियर शो कर रही हैं। हमारे स्टमक में भी हमने पढ़ा था, हमारे स्टमक में कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, कौन प्रोवाइड करता है? एसिड प्रोवाइड करता है। वहीं कुछ ऐसे भी हमारे सिस्टम में एंजाइम्स हैं जिनको बेसिक मीडियम चाहिए होता है, जैसे कि पेनक्रिएटिक एंजाइम्स जो होते हैं ट्रिप्सिन वगैरह, उनको क्या चाहिए होता है? बेसिक मीडियम। तो उनको बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? बाइल जूस। कौन प्रोवाइड करता है? बाइल जूस। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही दोनों मीडियम प्रेजेंट है, एसिडिक मीडियम ही और बेसिक मीडियम। ऐसे ही नेचर में भी नीटल प्लांट की लीव्स एसिडिक हैं और डॉग प्लांट जो उसके आसपास ही मिल रहा है उसकी लीव्स कैसी हैं? ये किस चीज़ को समझ आ रहे हैं? तो दिक्कत तो सब कुछ किसके ऊपर है? एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स के ऊपर है। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स को हम किसके बेसिस पर जज करते हैं? पीएच वैल्यू के बेसिस पर जज करते हैं। पीएच वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ समझ आ रहा है? हमारी बॉडी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक पीएच रेंज में काम करती है, जिसकी पीएच वैल्यू रेंज क्या होती है? 7 to 7.8। जो रेन आती है, जो नॉर्मल रेन आ रही है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे? हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती और एक्वेटिक लाइफ के लिए भी अच्छी नहीं होती एसिड रेन। फिर एसिड रेन के बाद हमने पढ़ा था कि क्या हमारे बैकयार्ड में जो सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू से भी कुछ फर्क पड़ता है, उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। अगर आप उसकी पीएच वैल्यू कम है, एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए बेस डालना पड़ता है। उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा बेसिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें एसिड डालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपने। फिर हमने पढ़ा था पीएच वैल्यू का क्या रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड बनता है HCl, कभी ज़्यादा बनने लगे तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? एसिडिटी। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं दवाइयों के फॉर्म में और क्या करता है? माइल्ड वे से न्यूट्रलाइज करता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। माउथ में बड़ा रोल है। कुछ पार्टिकल्स जो फूड के रह जाते हैं हमारे टूथ्स के बीच में लगे हुए, उनको बैक्टीरिया क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, लेकिन वो मीडियम कैसा बना देता है? एसिडिक। जैसे ही पीएच वैल्यू किससे कम होने लगती है? 5.5 से कम होने लगती है, वैसे ही हमारी टूथ एनिमल विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी वो भी करोड होने लगता है। तो इसलिए हमें क्या एडवाइस किया जाता है? ब्रश ट्वाइस अ डे। और क्योंकि जो उसमें टूथ पेस्ट में क्या होता है? बेसिक नेचर का सब्सटेंस होता है, तो वो हमारे माउथ में एसिडिक सब्सटेंस नहीं बनने देता है। ओके। फिर हमने पढ़ा कि सेल्फ डिफेंस में कैसे यूज़ करते हैं। जो हनी बी होती है वो अपना स्टिंग यूज़ करती है ताकि वो अपने आप को किसी डेंजर सिचुएशन से बाहर निकाल सके। इट्स स्टिंग कंटेन मिथानोइक एसिड ऑल्सो नॉन एज फॉर्मिक एसिड विच इज़ वेरी पेनफुल एंड इरिटेबल। पेन करता है, इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से हम अपने हाथ को या लेग को वहाँ से हटा देते हैं और वो हनी बी वहाँ से भाग जाने में सक्सेसफुल हो जाती है। फिर हमने नीटल प्लांट्स का भी देखा, उसकी भी लीव्स में जो स्टिंग होते हैं वो कौन सा एसिड रखते हैं? मिथानोइक एसिड ऑल्सो नॉन एज फॉर्मिक एसिड। उसी के आसपास डॉग प्लांट पाया जाता है, उसकी लीव्स किस नेचर की होती है? तभी तो उनको रगड़ने से, उनको रब करने से क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड और हमें रिलीफ मिल जाता है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक क्लियर हो रहा है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज़्यादातर केसेस में हनी बी जो है वो डंक मारने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाती। किस चीज़ को बताएगा? रीज़न? क्योंकि वो अपने स्टिंग को बहुत तेज़ी से, बहुत फोर्स के साथ इंजेक्ट करती है, तो जब वो उड़ने की कोशिश करती है दोबारा तो उसका स्टिंग तो हमारी बॉडी में रह गया और जब वो उड़ने की कोशिश करती है तो उसका काफ़ी बॉडी पार्ट, लगभग आधा बॉडी पार्ट भी इधर उधर खिंच जाता है, अलग हो जाता है। तो वो आगे जाके फिर क्या होती है? वो सर्वाइव नहीं कर पाती, थोड़े टाइम बाद ही वो मर जाती है। ओके। क्यों? क्योंकि उसके डंक जो है वो हमारी बॉडी में काफ़ी देर तक फंसा रह गया। तो जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो खिंच जाते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी खिंच जाते हैं, तो इस वजह से वो आगे जाकर सर्वाइव नहीं कर पाती काफ़ी केसेस में। क्लियर? कोई डाउट इसमें? हर किसी का अपना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसमें चलो हमने एसिड वाला रोल पढ़ लिया। ऐसे लिजर्ड का होता है। लिजर्ड जब डेंजर में होती है क्या करती है? अपनी टेल को रिमूव कर देती है। क्या करती है? अपनी टेल को। अच्छा, उसकी टेल की खास बात है कि अगर वो टेल रिमूव भी हो जाए तब वो हिलती रहती है, कुछ टाइम तक क्या होती है? वो मूव करती रहती है। ये किस चीज़ को पता है पहले से? तो लिजर्ड क्या करती है? लिजर्ड को जैसे कभी कोई कैट ने, डॉग ने पकड़ लिया, मान लो कैट और डॉग के लिए तो एक तरह से खाने के तौर पे होगी ना वो। तो अगर वो उनके
अरे यार नेचर है, ठीक है तो क्या होगा। तो अगर कैट ने उसको पकड़ लिया तो क्या करती है, वो अपनी टेल को रिमूव कर देगी। मान लो कैट के हाथ में जो पार्ट आया उसका वो टेल वाला पार्ट आया, तो वो अपनी टेल को फटाफट से रिमूव कर देगी और खुद भाग जाएगी। अब टेल तो हिल रही है तो कैट को क्या लग रहा है, मैंने छिपकली पकड़ ली, आज का काम हो गया, डिनर हो गया। लेकिन उसके हाथ में क्या रहा, सिर्फ बाकी छिपकली तो। और कुछ टाइम बाद वो अपनी टेल को क्या कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है, एज रीजनरेटिव सेल्स, तो वो रीजनरेट कर सकती है। ह्यूमन में भी होता है कोई ऐसा पार्ट, कौन सा होता है, तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अपने आप को क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। अभी जब हम हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे स्टारफिश, कैसे प्लेनेरिया अपने आप को पूरी तरह से रीजनरेट कर पाते हैं। फिलहाल ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, समझ आया आपको। यहाँ पर येलो बॉक्स अभी हमने खत्म किया है, नीटल और डॉग प्लांट वाला। उसके नीचे देखो एक टेबल बन रखी है ग्रीन से कलर की, दिख रही है, उसमें एसिड के नाम लिखे हैं और उनके सोर्स के नाम लिखे हैं कि कौन सा एसिड किससे मिल रहा है ना। ऑक्सैलिक एसिड किस में मिल रहा है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो से, कहाँ से मिल रहा है, सिट्रिक एसिड ऑरेंज में भी है, लिखा हुआ है वहाँ पर। अब अगर एनसीईआरटी में टेबल दी गई है तो पेपर में पूछी जा सकती है, तो ये टेबल बना लो अपने पास में।